नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में अपन बात करेंगे वेटनरी से संबंधित और एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। तो इससे पहले भी अपन कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं, तो जो भी भाई आज पहली बार जुड़ा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस देख सकता है। दोस्तों चलेगा, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि स्वस्थ जानवर की त्वचा कैसी होनी चाहिए। स्वस्थ जो जानवर होता है यानी हेल्थी जो एनिमल होता है उसकी त्वचा किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सामने दे रखा है, शुष्क, खुरदरी एवं धब्बे युक्त त्वचा। ऑप्शन नंबर दूसरा दे रखा है आपको, कोमल, लचीली एवं मुलायम त्वचा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपको दे रखा है, शुष्क एवं मुलायम त्वचा। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है कि जो स्वस्थ जानवर होता है उसकी त्वचा स्किन कैसी होती है। तो दोस्तों जो हेल्थी एनिमल होगा उसकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो दोस्तों कोमल, लचीली एवं दोस्तों मुलायम त्वचा होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूख न लगना एवं जुगाली का बंद होना खालिस्तान गाय की पहचान है। अगर दोस्तों किसी गाय को भूख नहीं लग रही है, जुगाली बंद हो गई है, तो दोस्तों वो किस चीज की पहचान करती है? स्वस्थ है, बीमार है, दोनों, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी जानवर को भूख नहीं लग रही और जुगाली करना बंद कर देता है तो ये लक्षण अगर आपको दिख रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पशु की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो बीमार पशु है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिर झुकाकर खड़े रहना असामान्य चाल एवं झुंड के अन्य जानवरों से अलग रहने की प्रवृत्ति इंगित करती है कि जानवर खालिस्तान है, स्वस्थ है, बीमार है, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों अगर कोई पशु सिर झुका करके खड़ा हुआ है, असामान्य चाल चल रहा है, झुंड से अलग होकर के खड़ा है, तो दोस्तों ये सभी प्रवृत्ति इंगित करती हैं कि पशु बीमार अवस्था में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सुअर की त्वचा पर बैंगनी रंग के धब्बे कौन सी बीमारी को इंगित करते हैं? दोस्तों जो पिग सुअर होता है अगर उसकी त्वचा पर बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों कौन सी बीमारी को इंगित करता है? तो दोस्तों स्वाइन फीवर, स्वाइन एरिपेलोसिस, या लेप्टोस्पायरोसिस, या ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अगर सुअर की त्वचा पर आपको बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई दे तो स्वाइन एरिप्लेसिस जो होता है ये उस पशु यानी सुअर के ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जानवर की चाल में गड़बड़ी खालिस्तान तंत्र की बीमारी को इंगित करती है? पाचन तंत्र को, मूत्रवाहक तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को, या जनन तंत्र को? जो दोस्तों जानवर की अगर चाल में गड़बड़ी हो रही है तो दोस्तों खालिस्तान तंत्र को, कौन से तंत्र को इंगित करेगी? तंत्रिका तंत्र को, जो नर्व सिस्टम होता है उसका। अगर पशु की चाल में गड़बड़ी हो रही है तो समझ लेना दोस्तों उसके नर्व सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमी युक्त एवं स्रावों से मुक्त मजल एवं नथुने इंगित करते हैं कि जानवर खालिस्तान है, स्वस्थ है, बीमार है, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्तों नमी युक्त एवं स्रावों से मुक्त यानी युक्त जो मजल है, जो एक तो नमी है यानी सॉफ्ट है, और दोस्तों स्राव आ रहा है यानी, और जो नथुने होते हैं ये खालिस्तान को इंगित करेंगे। तो दोस्तों जो स्वस्थ पशु होता है इसी के अंदर दोस्तों जो मजल होती है वो गीली होती है, नमी युक्त होती है, यानी जो स्वस्थ पशु होगा उसकी जो मजल होती है एकदम स्वस्थ होगी यानी नमी युक्त होती है, और दोस्तों उससे जो स्राव आता रहता है वो बहता रहता है। ठीक है, और जो बीमार पशु होगा उसके अंदर जो मजल होती है वो शुष्क पड़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नथुनो नोस्ट्रिल्स से स्राव निकलना खालिस्तान की बीमारी को दर्शाता है। अगर नोस्ट्रिल से दोस्तों स्राव बह रहा है, निकल रहा है, तो दोस्तों कौन सी बीमारी को इंगित करेगा? पाचन तंत्र को, श्वसन तंत्र को, प्रजनन तंत्र को, या दोस्तों तंत्रिका तंत्र को? अगर दोस्तों नोस्ट्रिल से स्राव निकल रहा है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को दोस्तों इंगित करता है, यानी उसके श्वसन तंत्र में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसी वजह से दोस्तों नोस्ट्रिल से स्राव निकलने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वस्थ जानवर की आंखें दिखाई देती हैं, जो हेल्थी एनिमल होता है उसकी जो आंखें होती है वो किस प्रकार की दिखाई देती हैं?
तो दोस्तों चमकदार एवं चौकन्नी आंखें होती हैं, एकदम हेल्थी। जो जानवर होता है, स्वस्थ पशु होता है, उसकी आंखें कैसी होंगी? एकदम चमकदार और चौकन्नी आंखें होंगी दोस्तों। किसी भी खतरे का सामना करने के लिए एकदम चौकन्नी, अट्रैक्ट रहता है एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुखार को इंगित करने वाली आंखें खालिस्तान होती है। अगर किसी पशु को बुखार हो रहा है तो उसकी आंखें क्या इंगित करती हैं दोस्तों? देखिएगा, चमकदार, धसी हुई एवं एकटक देखती हुई, दोनों आंखों से स्राव होना, या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी पशु को बुखार है तो उसकी जो आंखें हैं दोस्तों एकदम धसी हुई प्रतीत होती हैं और दोस्तों एक टक देखती हुई रहती हैं किसी भी चीज को, वो कंटिन्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दस्त की स्थिति में निर्जलीकरण को रोकने वाली आंखें होती हैं। अगर दोस्तों दस्त हो गया है, उसकी स्थिति में निर्जलीकरण को दर्शा रही है, तो वो आंखें किस प्रकार की होती है? चमकदार, चौकन्नी, धसी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगी, दस्त की स्थिति में जो निर्जलीकरण होता है उस स्थिति में पशु की जो आंखें हैं दोस्तों धसी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शारीरिक तापमान के बारे में सत्य कथन नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों, पहला कथन देखते हैं कि जवान जानवरों का शारीरिक तापमान वयस्क जानवरों की तुलना में ज्यादा होता है। हाँ जी दोस्तों, एकदम सही होगा, ये भी आपका सही है। भोजन ग्रहण करने, व्यायाम करने एवं उत्तेजना के कारण शारीरिक तापमान बढ़ जाना, ये भी दोस्तों सही है, बढ़ जाता है तापमान। गर्भावस्था के अंतिम समय में मादा के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ये भी दोस्तों सही होगा। यानी बच गया जो डी आपका, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, ये इसमें सही आंसर करेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पेशाब का गहरा रंग, मूत्र में खून या किसी प्रकार की असामान्य गंध खालिस्तान से संबंधित बीमारी को प्रदर्शित करता है। यानी जो पेशाब का रंग है जो गहरा हो जाएगा, मूत्र में खून या किसी भी प्रकार की असामान्य गंध आती है, तो दोस्तों वो कौन सी बीमारी को दर्शाता है? यकृत की बीमारी को, किडनी की बीमारी को, आंत की बीमारी को, दोस्तों हृदय हार्ट की बीमारी को। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में किडनी की बीमारी हो जाती है। कौन सी स्थिति में? जब पेशाब का रंग जो गहरा हो जाए, मूत्र में खून या अन्य किसी भी असामान्य गंध अगर आपको दिखाई दे रही है, तो दोस्तों ये समझ ले उसकी किडनी से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम पशु के हो गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जानवर के कब्ज या दस्त की समस्या खालिस्तान तंत्र से संबंधित बीमारी को इंगित करती है। यानी जानवर को कब्ज हो गई हो या दस्त हो गई है दोस्तों, तो ये जो समस्याएं हैं ये कौन से तंत्र से दोस्तों संबंधित बीमारी होती हैं? श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से, मूत्रवाहक से, या दोस्तों जनन तंत्र से। तो दोस्तों ये सभी जो बीमारी होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होती हैं। तो अगर किसी भी जानवर के कब्ज हो गया है, दस्त हो गए हैं, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसका पाचन तंत्र है वो एकदम सही सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दूध का खारापन, तीखी गंध एवं अयन में सूजन खालिस्तान बीमारी को इंगित करती है। अगर दोस्तों पशु के दूध में खारापन आ रहा हो, तीखी गंध आ रही हो, अगर गादी में सूजन हो, तो दोस्तों कौन सी बीमारी को इंगित करेगा? मिल्क फीवर को, कीटोसिस को, थनेला को, या पाइका को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थनेला नामक डिजीज को इंगित करेंगी ये सभी विशेषताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। खुर एवं मुंह में छाले या घाव होना खालिस्तान बीमारी को दर्शाता है। खुरपक्का, मुंह पक्का को, रेबीज को, पशु माता को, एडिया बुखार को। तो दोस्तों जो एफएमडी होती है जिसे आप खुरपक्का, मुंह पक्का बोलते हैं, इसके अंदर खुर और मुंह के अंदर दोस्तों छाले घाव होने लग जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर के सामान्य तापमान में सबसे ज्यादा दैनिक विविधता किस जानवर में देखने को मिलती है? यानी जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें दोस्तों सबसे ज्यादा दैनिक विविधता किस जानवर में देखने को मिलती है? यानी पूरे दिन भर में सबसे ज्यादा तापमान में जो विभिन्नताएं होती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, वो कौन से जानवर में होता है? गाय में, ऊंट में, घोड़े में, या बकरी में। तो दोस्तों जो कैमल होता है इसमें सबसे ज्यादा दैनिक विविधता होती है नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर पूरे दिन भर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जानवरों में संक्रमण का सबसे मुख्य मार्ग कौन सा होता है?
तो दोस्तों आप सभी को पता होगा आंख के रास्ते, मुंह के रास्ते, त्वचा के रास्ते या मूत्रवाहित तंत्र के रास्ते। तो दोस्तों जो जानवर है सभी अधिकतर चीजें अपने मुख के द्वारा ग्रहण करता है। तो दोस्तों जो नॉर्मल यानी सबसे मुख्य मार्ग होगा वो मुंह के रास्ते से होता है संक्रमण फैलने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षय रोग के फैलाव का मुख्य मार्ग कौन सा होता है। जो क्षय रोग होता है आपका, उसका जो फैलने का मुख्य मार्ग कौन सा होता है? सांस के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, थनों के रास्ते से या स्किन त्वचा के रास्ते से। तो दोस्तों जो क्षय रोग है ये आपका सांस के रास्ते से दोस्तों फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि शरीर में घाव होने या कट लगने की वजह से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? ब्रुसेलोसिस डिजीज, टिटनेस, एफएमडी या दोस्तों पशु माता। तो दोस्तों आप सभी को पता है कट लग जाने या घाव हो जाने के कारण दोस्तों जो बीमारी फैलती है, दोस्तों कौन सी डिजीज फैलती है? टिटनेस बीमारी के फैलने की दोस्तों सबसे ज्यादा संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि समागम की वजह से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? कि दो जानवर आपस में समागम कर रहे हैं, मैटिंग कर रहे हैं, सहवास कर रहे हैं, तो दोस्तों उस समय में फैलने वाली कौन सी बीमारी होती है? ट्राइकोमोनियोसिस, ब्रुसेलोसिस, वेब्रियोसिस। तो दोस्तों तीनों की तीनों ही जो डिजीज हैं ये जानवर के सहवास के दौरान फैलने वाली डिजीज होती है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्तों कि कौन सी बीमारी का संक्रमण टीट कैनाल थनों के रास्ते से फैलता है? मिल्क फीवर में, थनेला में, ब्रुसेलोसिस में, टिटनेस में। तो दोस्तों जो थनेला डिजीज होती है इसमें जो संक्रमण है ये टीट कैनाल के द्वारा यानी थनों के रास्तों से दोस्तों फैलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों कि शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भौतिक अवरोध कौन सा होता है? कि पशु शरीर है उसमें संक्रमण को रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भौतिक अवरोध होता है वो कौन सी होती है? स्किन त्वचा होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, आमाशय का एससीएल होता है या नोइज नाक होती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो स्किन त्वचा होती है ये सबसे महत्वपूर्ण भौतिक अवरोध होता है संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से छुआछूत का रोग कौन सा होगा? एफएमडी, टिटनेस, थैलेरियोसिस या ट्रिकेट्स। तो दोस्तों जो एफएमडी खुरपक्का मुंहपक्का रोग होता है ये छुआछूत वाला रोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से मेटाबॉलिक बीमारी कौन सी होगी? मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी होती है? यानी जो खाने के पाचन से संबंधित जो गड़बड़ी के कारण जो बीमारी होती है उन्हीं को दोस्तों मेटाबॉलिक डिजीज कहते हैं। तो मिल्क फीवर और कीटोसिस दोस्तों ये दोनों की दोनों जो हैं ये मेटाबॉलिक डिजीज में आती है। किस में आती है दोस्तों? मेटाबॉलिक डिजीज में आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रिकेट्स एक बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी, छुआछूत की बीमारी, विटामिन की कमी से फैलने वाली बीमारी या दोस्तों मेटाबॉलिक डिजीज। दोस्तों जो रिकेट्स होती है ये एक प्रकार की विटामिन की कमी होने से दोस्तों रिकेट्स डिजीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गाय में शरीर का सामान्य तापमान एवं नाड़ी दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं गाय का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो पल्स रेट होगी आपकी 45 से 65 प्रति मिनट होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहा जाता है? हीट स्ट्रोक में, लंगड़ा बुखार में, बवेसियोसिस में या एंथ्रेक्स में? तो दोस्तों जो हीट स्ट्रोक की अवस्था में अगर कोई पशु है तो दोस्तों उस अवस्था में अगर तापमान बढ़ रहा है तो आप उसे फीवर नहीं बोल सकते। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों कि घोड़े के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों जो हॉर्स घोड़ा होता है उसके शरीर का सामान्य तापमान होता है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये घोड़े का दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से क्रोनिक बीमारी कौन सी होती है? टीबी, एफएमडी, एचएस या ब्लैक क्वार्टर। तो दोस्तों जो टीबी होती है ये क्रोनिक डिजीज का दोस्तों उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक छोटे क्षेत्र में स्थायी रूप से फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है? एक छोटा क्षेत्र है उसमें लंबे समय से या स्थायी समय से कोई डिजीज फैल रही है
तो किस प्रकार की बीमारी होगी, तो दोस्तों उसे एंडेमिक डिजीज बोला जाता है। कौन सी डिजीज? एंडेमिक डिजीज। बात करें एपिडेमिक डिजीज क्या कहलाती है दोस्तों? एक बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक फैलने वाली या ज्यादा पशुओं में फैलने वाली डिजीज होती है एपिडेमिक डिजीज। बात करें अपन पेंडेमिक डिजीज के बारे में, तो दोस्तों ये विश्व स्तर पर फैलने वाली डिजीज होती है जैसे कि कोविड-19। बात करें अगर स्पोर्टिक डिजीज के बारे में, तो दोस्तों जो स्पोर्टिक डिजीज होती है एक छितरी हुई बीमारी होती है कि जो पशुओं का एक बहुत बड़ा झुंड होता है, झुंड के अंदर दोस्तों इस सिलेक्टेड पशुओं के अंदर यानी एक दो एनिमल के अंदर ही दोस्तों ये बीमारी फैलती है। अगर दोस्तों आप सभी को हमारे ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, क्लासेस अगर अच्छी लगती हैं, तो दोस्तों दिल से हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सभी भाइयों के पास में दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।